नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे थे व्याकरण सीरीज शून्य से शिखर तक, है ना। इसका क्या नाम रखा गया है? शून्य से शिखर तक। क्यों रखा गया है? कि जिसको 0 लेवल का ज्ञान है वह भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, इसलिए। तो बच्चों, आज ये हमारा है शून्य से शिखर तक सीरीज का चौथा लेक्चर। सबसे पहले हमने वर्णमाला पढ़ा था, फिर हमने उच्चारण स्थान पढ़ा, फिर हमने शब्द पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे जो हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था उसमें पहला। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो आप जाकर एक बार वो सारी क्लास ले लें। चलिए, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। शब्द पढ़ेंगे इसमें, वो भी किसके आधार पर? उद्गम या स्रोत के आधार पर। मैं एक छोटा सा आपका रिकैप करवा देती हूँ। देखिए बच्चों, जब चीजें याद हो जाती हैं तो मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है पूरा रिवाइज करने में, और चूंकि हम केवल और केवल शब्दों का वर्गीकरण करेंगे तो हम देखिए कितना क्विक करते हैं। पिछली क्लास में मैंने सबसे पहले आपको बताया शब्द की परिभाषा कि 2 या 2 से अधिक निकटवर्ती वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। फिर हमने शब्दों का वर्गीकरण करा। कैसे किया? 4 आधारों पर किया। सबसे पहले उद्गम या स्रोत पर। कितने भाग किए हमने इसके? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। फिर हमने क्या किया? फिर हमने किया रचना या बनावट के आधार पर। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और यौग रूढ़। फिर हमने किया विकार के आधार पर, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों को हमने पुनः 4 भागों में बांटा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी को भी हमने 4 भागों में बांटा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। फिर हमने किया अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। क्या थे? सार्थक और निरर्थक। निरर्थक का तो कुछ आगे भाग है ही नहीं। सार्थक को हमने पुनः 4 भागों में बांटा, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। अब हम आगे की क्लासों में क्या करने वाले हैं? एक एक करके इन सबको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? जो हमने पहला किया था, उद्गम या स्रोत के आधार पर। क्या होता है उद्गम और स्रोत? बताइए जरा मुझे। देखिए, ये हिंदी है। हिंदी में कोई वर्ण, कोई शब्द, वर्ण तो नहीं कहेंगे, कोई शब्द, हिंदी में कोई शब्द कहां से आया है, कहां से लिया है, वो हिंदी में ही जन्मा या किसी दूसरी भाषा से आया है, उसी आधार को मानते हुए हम करते हैं उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो मैंने बताया था उद्गम या स्रोत के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। उद्गम या स्रोत के आधार पर हमने बांटा है 5 भागों में। कौन कौन से? सबसे पहले हमने बांटा तत्सम। बोलिए मेरे साथ, तत्सम। फिर हमने बांटा तद्भव। फिर हमने बांटा देशज। बोलिए। फिर हमने बांटा विदेशज। और लास्ट हमने बांटा संकर। क्या बांटा? संकर। तो उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द हुए 5 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो चलिए इनको हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। क्या होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द? चलिए देखिए, पहला है तत्सम। तत्सम, देखिए जब हम इनको टुकड़े करेंगे इसके तो क्या होगा? तत् और सम। तत् बच्चों संस्कृत से आया है। मैंने आपको बताया ना, हिंदी की आदि जननी भाषा है संस्कृत। जननी नहीं है बच्चों, आदि जननी, जहां से स्टार्टिंग हुई है। क्योंकि हिंदी का जो जन्म है वह कहां से माना जाता है? वह तो शौर सेनी अपभ्रंश से माना जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगर हिंदी हमारी माँ है तो संस्कृत हमारी नानी माँ है। और नानी माँ भी कैसी है? नानी की भी नानी। क्योंकि
संस्कृत से चेंज होते होते पाली बनी, प्राकृत बनी, फिर प्राकृत में भी शॉर्ट सैन्य अपभ्रंश बनी और शॉर्ट सैन्य अपभ्रंश से आई है हमारी हिंदी। तो देखिए, जब ये शब्द है तत्सम, तो तत्सम को हमने तोड़ा तो बना तत् और सम। तत् का मीनिंग होता है उसका, उसका, उसके, उसमें, आप कुछ भी कह सकते हैं, सर्वनाम शब्द है। और सम मतलब समान। क्या है बच्चों? समान। तो आखिर क्या हुए तत्सम? उसके समान। अर्थ यह हुआ जो शब्द संस्कृत से हूबहू हिंदी में आ गए, संस्कृत से उठा के ही हिंदी में ले लिए गए, वह कहलाए तत्सम शब्द। क्या कहा मैंने? दोहराइए मेरे साथ। जो शब्द सीधे के सीधे ऐसे ही बिना कोई शक्ल बदले, बिना कोई रंग रूप बदले हमने हिंदी में प्रयोग कर लिया, किससे लेकर? संस्कृत से लेकर, तो वही कहलाए बच्चों तत्सम शब्द। जैसे देखिए, आपने देखा होगा हम लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं? देखिए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे देखिए अक्षी, कदली, गर्दभ, हिंदी में यूज करते देखा है ना इनको। चंद्र, सूर्य, बहुत सारे शब्द हैं। चंद्र, सूर्य, हस्त। तो ये कैसे सब शब्द है बच्चों? ये है तत्सम शब्द, जो हमने हिंदी में परिवर्तित नहीं किए, सीधे के सीधे संस्कृत से जैसे थे संस्कृत में ऐसे ही ले लिए, तो यह कहलाए तत्सम शब्द। समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। जैसे हमने तत्सम को तोड़ा था, ऐसे ही जब तद्भव को तोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या होता है? तत् प्लस भव, तत् भव, है ना? तत्, ये तत् ही है। जब मैं आपको संधियां कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी व्यंजन संधि में कि वर्ग के पहले को तीसरा हो जाता है ना? तो ऐसे जब संधियों के नियम बताऊंगी, तो ये तत् है जिसका हो जाता है आगे चल के द। और तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें या उसका, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द बदलता रहता है। उसमें, और भव का मतलब क्या होता है बच्चों? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। तो तद्भव क्या हुआ? उसमें परिवर्तन। कि किसमें परिवर्तन बताइए? तत्सम से क्या कर रहे थे हम? संस्कृत से सीधे हिंदी में ले रहे थे बिना कोई रंग रूप बदले हुए। लेकिन ये कहता है तत्सम, उसमें परिवर्तन। जब संस्कृत के शब्दों में हम परिवर्तन करके हिंदी में लेते हैं तो वह कहलाते हैं तद्भव शब्द। क्या कहा मैंने? संस्कृत के शब्दों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जब हमने हिंदी में लिया तो वह कहलाए तद्भव शब्द। जैसे देखिए आंख, क्या लिखा मैंने? आंख। जो उधर अक्षी था वह यहाँ क्या हो गया? आंख। जो उधर केला था, जो उधर कदली था, तद्भव में क्या हो जाता है? केला। तत्सम में जो सूर्य था वो हिंदी में हो गया सूरज। तत्सम में जो हस्त था वो तद्भव में आकर क्या हो गया बच्चों? हाथ। तत्सम में जो गर्दभ था वह तद्भव होके हो गया गधा। तत्सम में जो चंद्र था वह हिंदी में आके हो गया तद्भव में परिवर्तित होकर चांद। तो देखिए थोड़ा बहुत अंतर आया, लेकिन हमने उसको परिवर्तित जब कर दिया है, उसमें हमने थोड़ा परिवर्तन कर दिया, तो वह कहलाए तद्भव शब्द। क्या कहलाए? तद्भव शब्द। जैसे देखिए अक्षी का हुआ आंख, कदली केला, गर्दभ गधा, चंद्र चंद्रमा, सूर्य सूरज और हस्त हाथ। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो हमने संस्कृत से लिए वो तत्सम, जो परिवर्तित हो गए वह कहलाए तद्भव।
समझ में तो आपके हो गया, लेकिन फिर भी इनकी थोड़ी बहुत पहचान है जो हमें पता होनी चाहिए। तो आइए चलिए पहचान पढ़ते हैं, क्या क्या पहचान है। देखिए मैं आपको अब इनकी थोड़ी पहचान बताती हूँ। सबसे पहले नंबर 1, मैंने आपको वर्णमाला में जब पढ़ाया था तो देखिए डा और ढा, ये द्विगुण द्विगुण व्यंजन पढ़ाए थे, द्वित्व द्विगुण इनको ही कहते हैं। इनका प्रयोग केवल और केवल हिंदी में होता है बच्चों। तब इनका प्रयोग हिंदी में होता है तो यह तत्सम शब्दों में तो हो ही नहीं सकते। समझ में आ रही है आपको बात? तो जिन शब्दों में भी यह आएंगे, कौन कौन, ड और ढा, है ना, वह किसके होंगे? हमेशा देखते ही पहचान लेना है कि ये तत्सम का नहीं है, ये किसका है? तद्भव का। जैसे देखिए, जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे देखिए पढ़ाई, लड़ाई, दिख रहे हैं आपको? इनमें देखिए ड़ ढ, तो डा और ढा संस्कृत में होता ही नहीं है, हिंदी में ही इनका प्रयोग होता है। इसलिए जहां पे भी आपको ये वर्ण दिखे ड और ढा, देखते ही समझ जाना है कि यह शब्द कैसा है? तद्भव, ना कि तत्सम। ठीक है, समझ गए? और देखिए एक और बताती हूं मैं आपको। देखिए ये क्या है बताइए? ये क्या है? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु है ना, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव में ही किया जाता है, तत्सम संस्कृत के शब्दों में नहीं होता। जैसे देखिए चांद, आंख। अब जैसे आपको दिख जाए ये ऊपर चंद्र बिंदु जिन शब्दों के, तो देखते ही पहचान लेना है कि ये क्या है? तद्भव। तीसरा देखिए, तीसरी पहचान, मैं कह रही हूं एक को छोड़कर। क्या कह रही हूं? एक को छोड़कर। एक को छोड़कर जितनी भी गिनतियां हैं बच्चों, क्या है? गिनतियां, 2, 3, 4, 5 लाख, 2 लाख, 50,000, करोड़, एक को छोड़कर जितनी भी गिनतियां हैं, मतलब जो गिनतियों के शब्द हैं, वे सब क्या हैं? तद्भव। क्या है? तद्भव। तो एक क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कृत में भी एक को क्या कहते हैं? एक, है ना। फिर शुरू होता है द्वि, त्र, चतुर, पंचम, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10, ऐसे ऐसे फिर सारे अलग हैं, लेकिन एक संस्कृत में भी एक है और हिंदी में भी एक है। इसलिए एक अगर आ जाए तो आपको देखना पड़ेगा कि एकम दे रखा हो या एक दे रखा हो, कि विसर्ग लगा रखे हो या मां लगा रखा हो, तो क्या होगा? तत्सम। लेकिन एक ऐसे दे दे, है ना, तो तद्भव। लेकिन एक को छोड़कर सारी संख्याएं कैसी होती हैं? संख्याओं वाले शब्द कौन से हैं? ये हैं तद्भव। क्या है बच्चों? तद्भव। तो मैंने इनकी 3 पहचान बताई आपको। तद्भव को आप देखकर कैसे पहचान सकते हैं? चंद्र बिंदु देखकर पहचान सकते हैं, ड और ढ देखकर पहचान सकते हैं, और किसी बार की गिनती के बारे में पूछे तो एक को छोड़कर सारी गिनतियां कैसी होती हैं? तद्भव। अब देखिए जैसे हमने ये क्या किया? तद्भव, तद्भव की पहचान बताई मैंने आपको। अब ऐसे ही तत्सम, तत्सम की पहचान देखते हैं बच्चों। देखो यहां ही लिख देती हूं मैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, भूलो। देखिए जब वर्णमाला मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे ना। बताइए क्या क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, श, त्र, ज्ञ और श्र। क्या क्या बच्चों? श, त्र, ज्ञ और श्र। बताए थे ना ये मैंने। ये आपको कहीं भी दिख जाए, किसी शब्द में दिख जाए, वह शब्द कैसा होगा? तत्सम होगा। जैसे देखिए कहीं भी कोई भी शब्द आपके दिमाग में आ रहा हो वो देखिए, जैसे देखिए क्षत्रिय, देखिए इसमें भी त्रा, त्रा भी आ रहा है, और देखिए त्रिशूल, और देखिए ज्ञानी, ज्ञान,
देखिए श्रमिक, क्षत्रज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन चारों में से आपको कहीं भी दिखे तो ये कैसा होगा? तत्सम शब्द। कैसा होगा बच्चों? तत्सम शब्द। दूसरी देखिए, दूसरी पहचान क्या है? देखिए श, ड़, री, है ना? श, ड़, री, ये आपको कहीं भी दिखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यह भी क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। जैसे देखिए, आप याद कीजिए, जैसे देखिए ड़ी का देखिए प्रण, ऋषि, षट, षटकोण, ये शब्द आपको जहां भी दिखें, मतलब किसी भी शब्द में श, ड़, री ये वर्ण आपको दिखेंगे तो वो कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। और देखिए रा के कितने रूप होते हैं आपको पता है? रा के कितने रूप होते हैं? देखिए रा के होते हैं 3 रूप, एक साधारण रा, एक रेफ रा और एक पदेन रा। पता है क्या बच्चों? देखिए मैं एक बार इधर समझा देती हूँ आपको नई स्लाइड पे। देखिए एक तो होता है साधारण रा, कितने रूपों में हम प्रयोग करते हैं? 3 रूपों में। साधारण जैसे रथ, राम, जहां पे हमको रा अपनी करेक्ट फॉर्म में दिखता है, जैसा रा होता है हमें ऐसा का ऐसा ही दिखता है, वह तो होता है साधारण। देखिए एक होता है रेफरा। रेफरा, रेफरा क्या होता है? जो आपको ऐसे दिखता है ना किसी शब्द के ऊपर, जैसे देखिए समर्थ, देखिए समर्थ तो थ के ऊपर लगा हुआ है, इस वाले रा को हम कहते हैं रेफरा। क्या कहते हैं? रेफरा। और एक होता है पदेन रा। क्या होता है बच्चों? पदेन रा, जो किसी भी वर्ण के नीचे लगता है, जैसे देखिए क्रम, आपने देखे होंगे ना ये। तो साधारण रा, रेफ रा और पदेन रा, इनमें से साधारण को छोड़कर रेफ रा और पदेन रा जहां पर भी आपको दिखेगा बच्चों, वह कैसा शब्द होगा? वह होगा तत्सम शब्द। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, क्रम, कर्म, देखिए प में भी ये रा लगा हुआ है, प्रण, है ना? तो हमने बात करी, क्या क्या नियम बताए, क्या क्या पहचान हो गई कि जहां पर भी आपको श, त्र, ज्ञ और श्र दिख जाएगा तो वह निश्चित ही कैसा होगा? तत्सम शब्द। जहां आपको री, श और ड़ा दिख जाएगा बच्चों, वह कैसा शब्द होगा? तत्सम। जहां पर रेफरा और पदेनरा, है ना, रेफरा और पदेनरा, देखो ऐसे याद रख लो, एक बच्चा होता है जो बिगड़ चुका होता है, सर पे ही बैठा रहता है, वो किसी की बात नहीं मानता, वो रेफरा होता है, हमेशा सर पे ही जाके बैठेगा, छेड़ता ही रहेगा किसी ना किसी सामान को। एक होता है आज्ञाकारी बच्चा, जो सबकी बातें मानता है, सुबह जग के अपने मम्मी पापा के पैर छूता है ना, सारे बड़ों का आशीर्वाद लेता है, तो वह कैसा रहा है? वो पदेन रहा, हमेशा आके पैरों में बैठेगा। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? पदेन पैरों से और रेफ सिर से, है ना? तो रेफरा और पदेनरा में भी जगह अगर हमें दिख जाए कि रेफरा का प्रयोग हो रहा है इस शब्द में, इसमें पदेनरा का प्रयोग हो रहा है, तो वह निश्चित रूप से ही कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। तो यह बात हुई तत्सम और तद्भव की। मैंने आपको थोड़ी थोड़ी पहचान बता दी। जैसे देखिए अब आप पहचान पाएंगे,
देखिए मैंने श बताया था आपको, शत्रज्ञ वाला है ना, संयुक्त विजन। देखिए ये तत्सम में है। देखिए रेफ रा बताया था, आ रहा है। देखिए इसमें पदेन्द्र आ रहा है, चंद्र में, सूर्य में भी रेफ रा आ रहा है ना। और देखिए तो ये सारी पहचाने हमने किस में करी थी? तत्सम शब्दों में। देखिए चंद्र बिंदु मैंने कहा था, चंद्र बिंदु अगर आपको दिख जाएगा तो तद्भव होगा, है ना। दिख रहा है, इसमें भी चंद्र बिंदु आ रहा है, इसमें भी चंद्र बिंदु आ रहा है। तो ऐसे बच्चों आपको शब्दों को देखकर क्या करना है? पहचानना है कि तत्सम और तद्भव का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जो हमने संस्कृत से सीधे सीधे ले लिया वो तत्सम, जिनमें परिवर्तन हो गया वह कहलाए तद्भव। तीसरा चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उद्गम या स्रोत के आधार पर। तीसरा है देशज। क्या है? देशज। देखिए जब हम इसको दो टुकड़ों में बांटेंगे तो देशज की उत्पत्ति कैसे हुई? देश और ज। क्या है? बोलिए बच्चों, देश और ज। जा का मतलब क्या होता है? ज क्या है? एक प्रत्यय है। जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला। क्या होता है? जन्म लेने वाला। जिस शब्द के पीछे यह लगता है तो जन्म लेने वाले का अर्थ देता है। जैसे देखिए जलज, जल में जन्म लेने वाला। कमल का पर्यायवाची है जल, जो है ना, कमल का पर्यायवाची है। तो ऐसे ही देशज, देश में जन्म लेने वाला। तो देश में जन्म लेने वाला कैसा हुआ भाई? कैसा शब्द है? इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है। जैसे देखिए बाप, खटिया, लोटा, लुटिया, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो आपको देखते ही ऐसे लगते हैं, जिनको हम अपने घर में अमूमन यूज करते हैं, है ना। लंगोटी, खाट। कि आप कहीं बाहर जाएंगे, हो सकता है आप राजस्थान से गुजरात जाएं तब उसको कुछ और कहते हो, गुजरात से महाराष्ट्र जाएं तो उसको कुछ और कहते हो, आप पंजाब जाएं तो कुछ और कहते हो। मतलब कहने का है जो स्थानीय भाषा में खुद ही बन के आ गए। जैसे बाप शब्द आपने कहीं किताबों में तो नहीं पढ़ा, यह है स्थानीय भाषा में, हमारे ही देश में जन्म लिया। जाने कौन से स्टेट में यह पैदा हुआ, किसी ने बाप कहना शुरू करा और बाप एक शब्द में परिवर्तित हो गया। बाप का हम अभिप्राय मानने लग गए पिता से। तो ठीक ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है और जो स्थानीय भाषा से निकल के आए तो उनको कहते हैं देशज। जैसे बाप, खाट, खटिया, लुटिया, लंगोटी। अब देखिए लंगोटी है, इसको कहीं लंगोट कहते हैं, कहीं लंगोटी कहते हैं। जैसे देखिए पगड़ी, कि राजस्थान में पगड़ी कहते हैं और जब आप पंजाब में पहुंच जाएंगे तो पाक कहते हैं ना। तो ऐसे ही जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। समझ आ गया आपको? चलिए फिर आते हैं हम चौथे नंबर पे। तीन पढ़ लिया हमने, तत्सम, तद्भव, देशज, और चौथा है बच्चों विदेशज। क्या है बच्चों? बोलिए, विदेशज। जैसे देशज को हमने तोड़ा था देश और जा में, विदेशज क्या होता है? विदेश प्लस जा, मतलब विदेश में जन्म लेने वाला, कि वह विदेशी वर्ड है और हम हिंदी में उसका प्रयोग करने लग गए और वह यहाँ आकर कहलाया विदेशज शब्द। अब विदेशज मतलब कौन से देश से आया हुआ? हमारे भारत को छोड़ के हमारे लिए सभी विदेश हैं, तो वह शब्द पुर्तगाली भी हो सकता है, अरबी फारसी भी हो सकता है, अंग्रेजी का भी हो सकता है ना, किसी भी भाषा से आया हुआ हो सकता है। तो हमारे यहाँ के क्या कहलाया? वह है विदेशज। जैसे आप देखेंगे चाय, आपने सुना है ना, हम सारे घरों में हर रोज यूज होने वाला वर्ड है चाय। चाय, चीनी। चाय और चीनी में से कोई भी हमारे देश का शब्द नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चाय और चीनी दोनों कैसे हैं? विदेशी। जैसे चाय, चीनी, लीची, टिकट,
ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम रोज प्रयोग करते हैं, हमारी आम भाषा में प्रचलित हैं, लेकिन वह हमारे नहीं हैं। इवन रेल, रेल भी बच्चों विदेशी शब्द है। यह भी क्या है, भारत का नहीं है, यह हिंदी का नहीं है, यह किसका है, विदेश से आया हुआ है। तो जिनको हमने किसी विदेशी भाषा से हिंदी में उठाया वह क्या कहलाए, विदेशज शब्द। समझ आ गया बच्चों? अब हम चलते हैं अंतिम वर्गीकरण की तरफ। कौन सा है अंतिम वर्गीकरण? है प्यारे बच्चों संकर। क्या है, संकर। देखिए ये शंकर नहीं है, शंकर। ये कैसा है, संकर। देखिए ये होता है शंकर, श शलगम वाला। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है शम करने वाला। पता है क्या आपको? शमकर होता है ये। शम मतलब होता है बच्चों मोक्ष। क्या होता है, मोक्ष। जो मोक्ष को करने वाला है वह है शंकर। भगवान भोलेनाथ के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वह मोक्ष देने वाले हैं, है ना। जन्म देने वाला कौन मानते हैं? भगवान विष्णु को मानते हैं। और मोक्ष देने वाले किनको मानते हैं? भगवान शंकर को मानते हैं। लेकिन यह शंकर, ये वाला शंकर नहीं है, इसको क्या कहेंगे, संकर। ठीक है। तो संकर शब्द क्या होते हैं बच्चों? संकर शब्द होते हैं, देखिए एक तरह से आप मानिए इनको मिश्रण। क्या है बच्चों ये, मिश्रण। जब दो भाषाओं के शब्द आपस में आकर ऐसे मिल गए कि हमें पता ही ना चले ये अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं, और हम जिन्हें हिंदी में प्रयोग में ला रहे हैं वे शब्द कहलाते हैं संकर। अब आप कहेंगे हम तो ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयोग करते। अब देखिए जरा आप कि हम डेली लाइफ में भी कितने सारे प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए हमारे घरों में खूब यूज होता है वर्षगांठ, बड़े बूढ़े बोलते रहते हैं वर्षगांठ, है ना। और देखिए जैसे टिकट घर, देखिए उड़न तस्तरी, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी बच्चों कई एग्जाम में खूब ही पूछा जाता है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी क्या है, ये भी संकर शब्द है। देखिए जैसे वर्षगांठ है ना, वर्षगांठ, वर्षगांठ में क्या है, देखिए वर्ष क्या है, यह है संस्कृत का। किसका है बच्चों, संस्कृत का। अब देखिए यहां से भी आप देखते चलिए, देखिए पहचान कैसे करेंगे। श आ रहा है, मैंने तत्सम शब्दों में आपको पहचान बताई थी। श षटकोण वाला आपको कहीं दिखेगा तो वह कैसा है, तत्सम शब्द है, संस्कृत से आया हुआ शब्द है। तो देखिए ये किसका है, संस्कृत का। और गांठ है बच्चों, गांठ क्या है, गांठ हिंदी का शब्द है। और देखिए टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का है बच्चों, और घर किसका है, हिंदी का है। उड़न तस्तरी, देखिए उड़न क्या है, संस्कृत का है, और देखिए तस्तरी अरबी फारसी का है बच्चों। अरबी फारसी वो शब्द है। देखिए रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है, किसका है, अंग्रेजी का। और गाड़ी कैसा है बच्चों, गाड़ी हिंदी का है। तो जो दो भाषाओं से मिलके दो अलग अलग बोलियां, बोली तो नहीं यूज करेंगे, दो अलग अलग भाषाओं से आए, कोई सी भी भाषा हो सकती है, अरबी फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, जापानी, अंग्रेजी, और आके जिसको हम हिंदी में प्रयोग में ला रहे हैं, दोनों को हमने मिला दिया और हम अच्छी तरह यूज कर रहे हैं, वही शब्द कहलाए संकर शब्द। क्या कहलाए बच्चों, संकर शब्द। तो ये थे हमारे, क्या थे, उद्गम और स्रोत के आधार पर शब्द। उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द। मैं उम्मीद कर रही हूं आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे।
कितने प्रकार थे? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। फिर मैंने आपको बताया बच्चों, तत्सम क्या होता है, जिसे हमने सीधे के सीधे संस्कृत से उठाकर हिंदी में प्रयोग में लाया। तद्भव क्या होता है, जिसमें हमने परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग में लाए। और फिर मैंने इनकी आपको कुछ पहचान बताई। फिर मैंने आपको बताया देशज, जिनका जन्म देश में हुआ, जो भारत में ही कहीं ना कहीं से निकले। फिर मैंने आपको बताया विदेशज, जो कहां से आए, विदेशी भाषा से हिंदी में प्रयोग में लिए जाने लगे। और फिर मैंने आपको बताया संकर शब्द, जो दो अलग अलग भाषाओं से आए और जिनका प्रयोग हम हिंदी में करने लगे। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। क्या पढ़ा आज हमने? उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द। मेरी कोशिश है बच्चों आपको अच्छी तरह से समझाना, और मैं ये उम्मीद करती हूँ इतना समझाने पर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। अगली क्लास हम एक डाउट क्लास ले लेंगे जो अब तक पढ़ाया है, और उसके ऊपर हम सारे डाउट्स लेकर उनको सॉल्व कर देंगे। तो अगली क्लास क्या रहेगी हमारी बच्चों? आज हमने करा उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द। अगली क्लास में हम करेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तब तक मेरी गुजारिश यही है, आपने अगर पिछली क्लास नहीं ली है, क्योंकि इनका मूल आधार, पूरी हिंदी व्याकरण का मूल आधार है वर्णमाला, उच्चारण स्थान और शब्दों का हमने जिस प्रकार से वर्गीकरण करना प्रारंभ किया। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं होता है ओवर। कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे भी पता चले बच्चों तक क्लास पहुंच रही है और बच्चे इसे पसंद कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। तब तक देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।